हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हाँ जी बेटा, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और आज की क्लास में इस टॉपिक का बेटा हमने सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करना है, विच इज़ रिलेटेड टू फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज, और यू कैन से द वेरियस अप्रोचेज ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल। देखो बेटा, किसी भी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट नीड्स को कैसे फुलफिल किया जाता है, वो अब हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। किसी भी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट नीड्स को या इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स को आप कह सकते हैं, उसको बेसिकली बेटा हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, इन्वेस्टमेंट नीड्स कह लीजिए या फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स। किसी भी बिजनेस में जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो बेसिकली 3 पर्पसेस के लिए। हाँ जी बेटा, पहला पर्पस क्या है? फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, या आप ये कह सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट इन नॉन करंट एसेट्स। और सेकंड बेटा जो नीड है, फॉर इन्वेस्टमेंट इन permanent working capital, or you can say the permanent current assets. And the third need is temporary working capital, या जिसको बेटा हम सीजनल वर्किंग कैपिटल भी कह देते हैं। ये बेटा एक बिजनेस की इन्वेस्टमेंट नीड्स है। ठीक है जी, फिक्स्ड एसेट्स, परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। You can compare it with a human body. Fixed assets are just like the human body bones. एक बेटा ह्यूमन बॉडी में जो इम्पोर्टेंस किसकी होती है? बोन्स की होती है। वही बेटा एक बिजनेस के अंदर वही इम्पोर्टेंस किसकी है? फिक्स एसेट्स की। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, दीज आर द बोन्स ऑफ बिजनेस। और परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल को बेटा आप कंपेयर कर सकते हैं ब्लड के साथ, कि परमानेंट जिस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी को ऑपरेट करने के लिए बेटा ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही एक बिजनेस को रन करने के लिए फिक्स्ड एसेट्स के साथ साथ बेटा परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है जी, विदाउट वर्किंग कैपिटल बेटा आप फिक्स एसेट्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। अगर आपको फिक्स एसेट्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है तो आपके बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल सफिशिएंट होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये बेटा हमारी इन्वेस्टमेंट नीड्स हैं जिनको हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होती है, टेम्परेरी। ठीक है, अब बेटा आता है कि जो सोर्सेज हैं। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि अपनी इन्वेस्टमेंट नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमारे पास फाइनेंस के सोर्सेज कौन से हैं। तो इसके ऊपर भी बेटा मैं एक क्लास ले चुका हूँ। फाइनेंस के सोर्सेज को बेसिकली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड सेकंड इज शॉर्ट टर्म। हाँ जी बेटा, अब क्वेश्चन अराइज ये होता है। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन हमारा ये है कि अपनी इन्वेस्टमेंट नीड्स को हम कौन से सोर्स से फुलफिल करें। फिक्स एसेट्स को हम कहाँ से फुलफिल करें? लॉन्ग टर्म फंड से। हाँ जी बेटा, जनरली ऐसा ही होता है। फिक्स एसेट्स जो लॉन्ग पीरियड के लिए बेटा हम फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी जो फाइनेंसिंग है वो किससे करते हैं? लॉन्ग टर्म फंड से करते हैं। अब परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की जो फाइनेंसिंग है वो कहाँ से करें, इसके बारे में बेटा अलग अलग व्यूज़ हैं, अलग अलग ओपिनियंस हैं, अलग अलग अप्रोचेज़ हैं। ठीक है जी, तो वो सारी अप्रोचेज़ बेटा, कुछ तो ये कहते हैं कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल को कहाँ से फुलफिल करना चाहिए? लॉन्ग टर्म फंड से करना चाहिए। कुछ कहते हैं कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल को कहाँ से फुलफिल करना चाहिए? शॉर्ट टर्म फंड से। हाँ जी बेटा, कुछ अप्रोचेज़ ये भी कहती हैं कि टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की नीड को कहाँ से फुलफिल कर लिया जाए? लॉन्ग टर्म से। और कुछ अप्रोचेज़ बेटा ये भी कहती हैं कि टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की नीड को कहाँ से फुलफिल किया जाए? शॉर्ट टर्म से। तो कहने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट बेटा ओपिनियंस हैं इसके ऊपर। तो वो सारे ओपिनियंस बेटा आज की क्लास में हमने डिस्कस करने हैं, और उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? अप्रोचेज़ ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल। तो चलिए आज की क्लास को बेटा स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए पहले बेटा मैं बात करूँगा सबसे पहली अप्रोच
जो हमारी है, हाँ जी बेटा, यहाँ पर हमने 3 अप्रोचेस की बेटा बात करनी है। ध्यान से देखिए, सबसे पहली अप्रोच है बेटा एग्रेसिव अप्रोच, सेकंड अप्रोच है कंजर्वेटिव अप्रोच, और थर्ड अप्रोच है बेटा मॉडरेट अप्रोच। हाँ जी बेटा, जो हमारी एग्रेसिव अप्रोच है, एग्रेसिव अप्रोच को बेटा रिस्क टेकिंग अप्रोच भी बोलते हैं। एग्रेसिव अप्रोच का मतलब है रिस्क टेकिंग। जो कंपनी रिस्क लेना पसंद करती है, ठीक है जी, तो ये बेटा रिस्क टेकिंग अप्रोच है। कंजर्वेटिव अप्रोच बेटा ये जो है रिस्क एवर्स। रिस्क एवर्स, एवर्स का मतलब होता है बेटा जो रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं। ऐसी कंपनीज या ऐसी फर्म्स जो रिस्क को अवॉइड करना चाहती हैं, वो कंजर्वेटिव अप्रोच का यूज़ करते हैं, रिस्क एवर्स अप्रोच। और मॉडरेट अप्रोच बेटा ये मीडियम अप्रोच है, नाइदर रिस्क, ये जो बेटा मॉडरेट रिस्क पे काम करना चाहते हैं। हाँ जी बेटा, मॉडरेट रिस्क अप्रोच, इसे आप नाम दे सकते हैं। तो आज की क्लास में बेटा हम कोशिश करेंगे ये तीनों अप्रोचेस कंप्लीट करने की। इन तीनों अप्रोचेस को स्टार्ट करने से पहले बेटा एक प्रिंसिपल है मैचिंग प्रिंसिपल, पहले मैं उसके बारे में बात करूंगा। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? हाँ जी बेटा, सबसे पहले हम बेटा बात कर लेते हैं मैचिंग प्रिंसिपल के बारे में। मैचिंग प्रिंसिपल बेटा ये कहता है द मेच्योरिटी ऑफ एसेट्स मस्ट बी मैच विद, हाँ जी बेटा मैं लिख देता हूँ, मेच्योरिटी ऑफ एसेट्स must be matched with the maturity of source of finance। हाँ जी बेटा सुनिए ध्यान से, क्या कहता है मैचिंग प्रिंसिपल? ये कहता है जो एसेट्स का जो मेच्योरिटी पीरियड है वो सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग के मेच्योरिटी पीरियड से ऑलमोस्ट मैच करना चाहिए। इस लाइन का बेटा मीनिंग क्या है? इस लाइन का बेटा मतलब ये है कि जो हमारा फिक्स एसेट्स हैं, हाँ जी बेटा, फिक्स एसेट्स का मेच्योरिटी पीरियड बेटा क्या होता है? ज़्यादा होता है। फिक्स एसेट्स का मेच्योरिटी पीरियड हाई होता है, तो इनकी फाइनेंसिंग भी कौन से सोर्स से करनी चाहिए? फिक्स एसेट्स की फाइनेंसिंग ऐसे सोर्स से करनी चाहिए जिसका मेच्योरिटी पीरियड ज़्यादा हो। तो कहने का मतलब लॉन्ग टर्म फंड से, ठीक है। तो फिक्स एसेट्स का जो मेच्योरिटी पीरियड है वो और सोर्स ऑफ फाइनेंस का मेच्योरिटी पीरियड बेटा वो मैच कर रहा है, इसीलिए इसको मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं। ऐसे ही जो बेटा हमारी परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, इसको बेटा फाइनेंस कहाँ से करना चाहिए? इसको भी लॉन्ग टर्म फंड से करना चाहिए, ठीक है जी। और बिल्कुल ऐसे ही बेटा जो हमारी टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल जिसकी हमारे को परमानेंटली रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी फाइनेंसिंग किससे करनी चाहिए? शॉर्ट टर्म फंड से। उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म फंड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, शॉर्ट टर्म फंड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बेटा हमारा मैचिंग प्रिंसिपल है, ठीक है जी। तो अब हम तीनों अप्रोचेज में बेटा पढ़ेंगे किस अप्रोच में मैचिंग प्रिंसिपल वायलेट किया गया है, उसका उल्लंघन किया गया है या पालन नहीं किया गया, और कौन सी अप्रोच में मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया गया। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सबसे पहली अप्रोच से। सबसे पहली अप्रोच बेटा हमारी कौन सी है? एग्रेसिव अप्रोच। हाँ जी बेटा देखिए, तो पहले बेटा एग्रेसिव अप्रोच का कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, फिर एग्जाम में उसको कैसे लिखना है उसकी चर्चा बेटा करेंगे हम। देखिए सबसे पहले बेटा एग्रेसिव अप्रोच की बात करते हैं। एग्रेसिव अप्रोच को समझाने के लिए इसका बेटा एक नाम और भी है, रिस्क टेकिंग अप्रोच। हाँ जी बेटा देखिए, ये जितनी भी अप्रोचेज बेटा मैं करवाऊंगा उसके लिए मैं कुछ शॉर्ट वर्ड्स यूज करूंगा। जैसे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, जैसे परमानेंट वर्किंग कैपिटल। हाँ जी बेटा, परमानेंट वर्किंग कैपिटल के लिए बेटा मैं यूज करूंगा PWC।
हाँ जी बेटा, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल के लिए, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल के लिए बेटा हम जो यूज़ करेंगे TWC। उसके बाद बेटा जो हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, हाँ जी बेटा, उसके लिए मैं वर्ड यूज़ करूँगा STF, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। और जो लॉन्ग टर्म बेटा फाइनेंसिंग है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए हम यूज़ करेंगे बेटा LTF। और एक बेटा फिक्स एसेट्स कह लीजिए या नॉन करंट एसेट्स, हाँ जी बेटा, फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स के लिए बेटा हम यूज़ करेंगे FA या NCA। ये बेटा हम यूज़ करेंगे तीनों अप्रोचेस के अंदर। अब सबसे पहली बेटा मैं अप्रोच जो यूज़ आपको बताने वाला हूँ, एग्रेसिव अप्रोच। अब ध्यान से सुनिएगा, एग्रेसिव अप्रोच बेटा क्या कहती है। हाँ जी बेटा, एक तरफ बेटा मैं लिख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट नीड्स, इस अप्रोच को समझाने के लिए एक तरफ बेटा मैं लिख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट नीड्स, और दूसरी तरफ बेटा मैं लिख रहा हूँ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। हाँ जी बेटा, अब सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले बेटा मैं बात कर रहा हूँ फिक्स एसेट्स की। फिक्स एसेट्स को लेके ये अप्रोच क्या कहती है, फिक्स एसेट को लेके एग्रेसिव अप्रोच ये कहती है कि फिक्स एसेट की जो फाइनेंसिंग है वो किससे होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म फंड से। हाँ जी बेटा, फिक्स एसेट्स की फाइनेंसिंग हमेशा किससे होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म फंड से। ये बात बेटा तीनों अप्रोचेज में कॉमन है, एग्रेसिव अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच और मॉडरेट अप्रोच, तीनों में ये बात सेम है। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स की फाइनेंसिंग हमेशा लॉन्ग टर्म फंड से होनी चाहिए, क्योंकि फिक्स एसेट्स बेटा, हम फिक्स एसेट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल एक्सपेंडिचर या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम कहाँ से पूरा करेंगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंस से। दूसरी बात बेटा आती है कि जो हमारी परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसको कहाँ से फुलफिल करें। तो उसके बारे में बेटा ये जो अप्रोच क्या कहती है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को हम दो जगह से पूरा करेंगे। एक तो बेटा लॉन्ग टर्म फंड से, पार्शली फ्रॉम लॉन्ग टर्म फंड्स एंड पार्शली फ्रॉम शॉर्ट टर्म, ऐसा एग्रेसिव अप्रोच का मानना है। हाँ जी बेटा, एग्रेसिव अप्रोच क्या कहती है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल का कुछ पोर्शन लॉन्ग टर्म फंड से अरेंज किया जाना चाहिए और कुछ पोर्शन परमानेंट वर्किंग कैपिटल का शॉर्ट टर्म फंड से अरेंज किया जाना चाहिए। और तीसरी बेटा जो इसमें बात है वो है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की फंडिंग या टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग कहाँ से होनी चाहिए, तो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की जो फाइनेंसिंग है वो बेटा शॉर्ट टर्म फंड से होनी चाहिए। ठीक है जी, ऐसा एग्रेसिव अप्रोच का मानना है। ये बेटा मेरा ओपिनियन नहीं है, ये एग्रेसिव अप्रोच के जो समर्थक हैं, जो इसको अच्छा मानते हैं इस अप्रोच को, उनका बेटा ओपिनियन है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर सबसे पहली बात हम ये चेक करते हैं कि क्या, हाँ जी बेटा, क्या इस अप्रोच के अंदर जो मैचिंग प्रिंसिपल है, मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया गया। जहां तक फिक्स एसेट की बात है, फिक्स एसेट की फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म फंड से की जा रही है। हाँ जी बेटा, तो यहाँ मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो किया जा रहा है। मैं लिख देता हूँ यहाँ कि मैचिंग प्रिंसिपल, हाँ जी बेटा, इसको मैं जरा ऊपर लिख देता हूँ। हाँ जी बेटा, देखिए यहाँ पे बेटा हम एक कॉलम बना लेते हैं मैचिंग प्रिंसिपल का। अब बेटा मुझे एक बात बताना, मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि एसेट्स ऑफ द सेम मैच्योरिटी मस्ट बी फाइनेंस विद द सेम सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है जी, अब यहाँ पे मुझे एक बात बताइए कि क्या यहाँ पर मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो किया जा रहा है। फिक्स एसेट के केस में तो बेटा फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो फिक्स एसेट्स का मैच्योरिटी पीरियड भी ज़्यादा होता है और उसकी फाइनेंसिंग भी कौन से सोर्स से की जा रही है, लॉन्ग टर्म। मैचिंग प्रिंसिपल इज फॉलोड।
अगर मैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल की बात करूं, परमानेंट वर्किंग कैपिटल में बेटा मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जा रहा, क्योंकि यहाँ तक तो बेटा ठीक है परमानेंट वर्किंग कैपिटल को, क्योंकि ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, मींस लॉन्ग टर्म नीड है, उसको आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस से कर रहे हो, यहाँ तक तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, देखो इस पोर्शन में बेटा प्रॉब्लम है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल को कहाँ से फाइनेंस किया जा रहा है? परमानेंट वर्किंग कैपिटल को शॉर्ट टर्म सोर्स से। ये बेटा मैटर ऑफ कंसर्न है, ये बेटा हमारा मैटर ऑफ कंसर्न है, इसको हमने डिस्कस करना है कि क्या ये सही है या गलत है। अगर हम ऐसा करते हैं, परमानेंट वर्किंग कैपिटल की नीड को शॉर्ट टर्म फाइनेंस से बेटा पूरा करेंगे, तो क्या बिजनेस के लिए सही है या गलत है, इस बात को हमने यहाँ पे आज डिस्कस करना है। और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म, यहाँ पे भी बेटा मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। तो मैचिंग प्रिंसिपल कहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा? परमानेंट वर्किंग कैपिटल के केस में। अब बेटा इसका एनालिसिस करते हैं, इस अप्रोच का हम एनालिसिस करते हैं कि क्या ये अप्रोच सही है। हाँ जी बेटा, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है, हाँ जी बेटा, सबसे पहली चीज देखो यहाँ पर परमानेंट वर्किंग कैपिटल को जब आप शॉर्ट टर्म फंड से करेंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ परमानेंट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को जब आप किससे फुलफिल करेंगे? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से। इस मैटर को बेटा हमने डिस्कस करना है कि क्या ये सही है या गलत है। बाकी तो मुझे सही लग रहा है सब, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है जी, सपोज करो किसी बिजनेस की परमानेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बेटा 2 लाख रुपए की है, 2 लाख रुपए की परमानेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, और उसको आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस से, मान लीजिए शॉर्ट टर्म लोन से, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने उससे शॉर्ट टर्म लोन से बेटा पूरा कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप ऐसा करोगे अपनी लॉन्ग टर्म नीड को, ये बेटा कैसी नीड है? लॉन्ग टर्म। परमानेंट का मतलब आपकी लॉन्ग टर्म नीड है, और उसको आप पूरा कहाँ से कर रहे हो? शॉर्ट टर्म सोर्स से। जब आप लॉन्ग टर्म नीड को बेटा शॉर्ट टर्म लोन से या शॉर्ट टर्म फाइनेंस से पूरा करने की कोशिश करोगे, तो वहाँ पे बेटा सबसे पहला जो रिस्क है आपको, किस चीज़ का रिस्क है बेटा? रीफाइनेंस रिस्क। रीफाइनेंस रिस्क बेटा मैंने पिछली क्लास में बता चुका हूँ, प्रीवियस क्लास में उसे देख लीजिएगा। रीफाइनेंस रिस्क का मतलब क्या होता है? यदि बेटा आपका लोन एक्सपायर हो जाता है, तो लोन एक्सपायर होने के बाद जो आप नया लोन लोगे, नया लोन रेज करोगे, उसमें बेटा डिफिकल्टी आ सकती है, उसमें कठिनाई आ सकती है, तो वो एक रिस्क है। यहाँ पे देखो आप अपने परमानेंट नीड को शॉर्ट टर्म लोन से बेटा पूरा कर रहे हैं, और शॉर्ट टर्म लोन बेटा जल्दी एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि इसका पीरियड क्या होता है? ड्यूरेशन कम होता है। तो जैसे ही वो शॉर्ट टर्म लोन या शॉर्ट टर्म पीरियड एक्सपायर होगा, तो उस केस में बेटा आपको नए लोन के बारे में सोचना पड़ेगा। तो नया लोन आपको मार्केट में बेटा मिल भी सकता है और नहीं भी, तो वहाँ पे बेटा आपको एक डिफिकल्टी आ सकती है, रिस्क ऑफ टेकिंग द न्यू लोन, जिसको हम रीफाइनेंस रिस्क बोलते हैं। ठीक है, और अगर वो लोन बेटा टाइमली ना मिला, तो आपको आपकी जो सप्लाई है, रॉ मटेरियल की सप्लाई, उसमें बाधा आ सकती है, उसमें दिक्कत आ सकती है, और आपका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन बंद होने का खतरा पैदा हो सकता है। तो ये बेटा रिस्क है, रीफाइनेंस रिस्क, जो आपका यहाँ रहेगा। अच्छा, दूसरा बेटा इंटरेस्ट रेट रिस्क। हाँ जी बेटा, अब इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात करते हैं। क्या इंटरेस्ट रेट रिस्क यहाँ पर है? इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब क्या होता है, पहले उसे समझिए। इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब होता है फ्लक्चुएशन। इंटरेस्ट रेट में बेटा जो उतार चढ़ाव आते हैं। अब आप सोचिए, शॉर्ट टर्म लोन, आपने थोड़े समय के लिए लोन लिया, आपने अपनी परमानेंट नीड के लिए, लॉन्ग टर्म नीड को फुलफिल करने के लिए शॉर्ट टर्म लोन ले लिया। ठीक है, मान लीजिए बेटा वो लोन आपने 8% के रेट पे लिया हुआ था, जैसे ही वो लोन एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको नया लोन लेना पड़ेगा। हो सकता है नया लोन पहले की तुलना में कॉस्टली हो, नया लोन बेटा पहले की तुलना में कॉस्टली हो सकता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट पहले से क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं, तो उसकी वजह से बेटा आपको नुकसान हो सकता है। तो एक ये भी रिस्क है, इंटरेस्ट रेट के अंदर फ्लक्चुएशन का रिस्क। ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म में नहीं होता। लॉन्ग टर्म सोर्स में तो बेटा जो इंटरेस्ट रेट है वो लंबे पीरियड के लिए बुक हो जाता है, बट यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट में उतार चढ़ाव का रिस्क बना रहेगा, तो ये भी बेटा एक रिस्क हो गया। ठीक है जी, एक तो रीफाइनेंस रिस्क है, एक इंटरेस्ट रिस्क। अगर मैं रीफाइनेंस रिस्क को बेटा ए से डिनोट करूँ और इंटरेस्ट रेट रिस्क को बी से डिनोट करूँ, तो टोटल रिस्क बेटा आर,
R इज इक्वल टू A प्लस बी, ये भी ज़्यादा होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर बेटा मैं बात करूं यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की, अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी कैसी होगी। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिए। एग्रेसिव अप्रोच के अंदर हम अपनी परमानेंट वर्किंग कैपिटल को कहाँ से बेटा फुलफिल कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म लोन का यूज़ कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म लोन के बारे में मैंने बताया था, शॉर्ट टर्म लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म से बेटा क्या होता है, ज़्यादा होता है, परंतु इसकी जो ओवरऑल इंटरेस्ट पेमेंट है, हाँ जी बेटा, ओवरऑल इंटरेस्ट पेमेंट वो कम होगी। शॉर्ट टर्म लोन नो डाउट इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है लॉन्ग टर्म की तुलना में, परंतु शॉर्ट टर्म लोन की जो ओवरऑल पेमेंट है, ओवरऑल ब्याज की पेमेंट, ओवरऑल ब्याज की पेमेंट बेटा कम जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन कम है। ठीक है, तो जब आपका शॉर्ट टर्म लोन एक तरह से क्या होता है, चीपर होता है। शॉर्ट टर्म लोन बेटा सस्ता होता है, कॉस्टली नहीं होता। कॉस्टली कौन सा पड़ता है, लॉन्ग टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन में आपको उस पीरियड का भी ब्याज देना पड़ता है जिस पीरियड में आपको लोन की ज़रूरत नहीं होती, उस पीरियड में भी आपको अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से ब्याज देना ही पड़ता है। तो अगर मैं बात करूं शॉर्ट टर्म लोन बेटा क्या है, कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से चीपर है, सस्ता है। तो सस्ता है तो बेटा बिजनेसमैन के लिए खर्चा कम हो गया, खर्चा कम हो गया तो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी। और जहां तक बेटा लिक्विडिटी की बात है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम बेटा इसमें आएगी। देखिए, जो हमारा शॉर्ट टर्म लोन होता है, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनिए, शॉर्ट टर्म लोन के केस में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने अपनी लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए थोड़े समय के लिए कहीं से लोन उठाया हुआ है। ठीक है, और जैसे ही बेटा वो लोन एक्सपायर हो जाएगा, आपको अपनी रॉ मटेरियल खरीदने में दिक्कत आ सकती है, आपको अपने सप्लायर की पेमेंट करने में दिक्कत आ सकती है, आपको अपने वर्कर की वेजेस या अपने स्टाफ की सैलरी देने में दिक्कत आ सकती है, आपको बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट करने में दिक्कत आ सकती है, ड्यू टू लो कैश, क्योंकि आपके पास कैश की शॉर्टेज है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी है बेटा कम हो जाएगी। ठीक है जी, और लिक्विडिटी कम होने का मतलब आपकी जो सोल्वेंसी पोजीशन है, सोल्वेंसी पोजीशन का मतलब आपकी अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने की क्षमता, वो बेटा पुअर हो जाएगी, पुअर सोल्वेंसी पोजीशन। तो कहने का मतलब बेटा ये है ओवरऑल कि जो हमारी एग्रेसिव अप्रोच है, एग्रेसिव अप्रोच का बेनिफिट क्या है। हाँ जी बेटा, इसको हम ये क्यों बोलते हैं, रिस्क टेकिंग, क्योंकि इसमें बेटा देखो हाई रिस्क है, हाई रिस्क है और हाई प्रॉफिट है। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट अप्रोच है ये। ठीक है जी, कुछ इसके फायदे भी हैं, कुछ इसके नुकसान भी हैं। तो ये बेटा हमने कंप्लीट एनालिसिस कर लिया। अब बेटा हम बात करते हैं कि आपने एग्जाम के अंदर इसको कैसे प्रेजेंट करना है। हाँ जी बेटा, ये सारी बातें बेटा वही लिखी हुई हैं जो मैंने आपको अभी समझाई है, इसको आप रीड कर लेंगे। हाँ जी बेटा, देखिए इसमें बेटा देखिए क्या दिखाया गया है कि हमारा जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है और शॉर्ट टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस का यूज़ बेटा किसके लिए किया जाता है, फिक्स एसेट्स के लिए। और एग्रेसिव अप्रोच ये कहती है कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल का कुछ हिस्सा, परमानेंट वर्किंग कैपिटल का सारा नहीं, कुछ हिस्सा, सम पोर्शन, यहाँ पर पोर्शन की बात हो रही है, वो किससे यूज़ होना चाहिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से। और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का यूज़, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का यूज़ किस लिए होना चाहिए, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल के लिए। और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का कुछ हिस्सा किसके लिए यूज़ होना चाहिए, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। अभी जो हमने एनालिसिस किया है लास्ट पेज पे, लास्ट स्लाइड में, वो किसका किया था बेटा, यहाँ देखो, यहाँ परमानेंट वर्किंग कैपिटल और यहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, इनका मेच्योरिटी प्रिंसिपल मैच नहीं कर रहा। मेच्योरिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग परमानेंट वर्किंग कैपिटल लॉन्ग टर्म फाइनेंस से फंडिंग होनी चाहिए, जबकि यहाँ परमानेंट वर्किंग कैपिटल का कुछ हिस्सा ऐसा है जो किससे फाइनेंस हो रहा है, शॉर्ट टर्म से। तो उसको हमने डिस्कस किया था अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, एग्रेसिव अप्रोच को बेटा हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले
एग्रेसिव अप्रोच के अंदर बेटा क्या शो किया गया है, इधर देखिए ये नॉन करंट एसेट है बेटा, फिक्स एसेट्स, ये बेटा हमारी फिक्स एसेट की लाइन है। हाँ जी बेटा, ये हमारी फिक्स एसेट की लाइन है। ये बेटा हमारी उसकी लाइन होगी परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल, और ये बेटा जो डॉटेड है ये टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है। तो सबसे पहले हाँ जी बेटा, इधर देखिए लेफ्ट साइड में क्या दिखाया हुआ है, ये वाला जो एरिया है जो बेटा एरो से मार्क किया हुआ, ये तो फिक्स एसेट्स का एरिया है। उसके बाद बेटा ये जो मिडल का एरिया है ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल को शो कर रहा है, और वो एरिया जिसमें अप्स डाउन्स हो रहे हैं बेटा ये टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल होता है। टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल बेटा कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, उसकी नीड हमेशा क्या होती रहती है, अप डाउन्स बेटा उसमें आते रहते हैं। अब आता है कि इनकी फाइनेंसिंग कैसे की जाए, तो ध्यान से देखो, परमानेंट जो हमारी जो नॉन करंट एसेट है फिक्स है, उनकी फाइनेंसिंग बेटा किससे हो रही है, लॉन्ग टर्म। देखिए यहाँ मैचिंग प्रिंसिपल हो रहा है, ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, यहाँ बेटा मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो किया जा रहा है। ठीक है जी। अच्छा, जहाँ तक इसकी बात है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की बेटा कहाँ से हो रही है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। देखिए टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल बेटा शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, यहाँ पे भी मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ बेटा, यहाँ पर भी मैचिंग हो रही है। ठीक है, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल का मतलब शॉर्ट टर्म नीड, और सोर्स ऑफ फाइनेंस भी कैसा है, शॉर्ट टर्म। यहाँ लॉन्ग टर्म नीड है और लॉन्ग टर्म फाइनेंस, यहाँ भी मैचिंग हो रही है। मैचिंग कहाँ पे नहीं हो रही, अब उस पर चर्चा करते हैं। हाँ जी बेटा, यहाँ देखिए परमानेंट वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल और ये बेटा लॉन्ग टर्म, यहाँ भी मैचिंग हो रही है। देखो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, यहाँ भी बेटा मैचिंग हो रही है। ठीक है, मैचिंग कहाँ नहीं हो रही, यहाँ नहीं हो रही बेटा। देखो ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल का कुछ पोर्शन है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल के दो पोर्शन बनाए गए हैं, एक बेटा ये नीचे वाला पोर्शन, एक ऊपर वाला। तो नीचे वाला पोर्शन तो ठीक है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल का जो नीचे वाला पोर्शन है वो किससे यूज, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से उसकी फंडिंग हो रही है। बट परमानेंट वर्किंग कैपिटल का ये जो पोर्शन है, हाँ जी बेटा, ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये किससे फाइनेंस हो रहा है बेटा, देखो शॉर्ट टर्म सोर्स से, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग दिखाई हुई है सारी। तो ये शॉर्ट टर्म है, यहाँ पे बेटा देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो यहाँ बेटा मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो मैचिंग प्रिंसिपल बेटा तीन जगह फॉलो हो रहा है। फिक्स एसेट की फंडिंग लॉन्ग टर्म से हो रही है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल की फंडिंग भी लॉन्ग टर्म से हो रही है। ठीक है, और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की फंडिंग भी शॉर्ट टर्म से हो रही है, ये भी मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया जा रहा है। बट यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा, जब टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की कुछ पोर्शन की फंडिंग कहाँ से हो रही है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। तो इसी को बेटा हमने एनालाइज किया था इस अप्रोच के अंदर। तो ये बेटा नीचे फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस किस लिए यूज किया जाता है, नॉन करंट एसेट्स प्लस पोर्शन ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल। और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कब यूज की जाती है, पोर्शन ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म फंड्स बेटा देखो किस लिए यूज हो रहे हैं, पोर्शन ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल का कुछ पोर्शन परमानेंट का कहाँ से बेटा फाइनेंस हो रहा है, शॉर्ट टर्म से, और प्लस टेम्परेरी। तो अब आता है क्वेश्चन अराइज होता है कि ये अप्रोच यूज कब की जानी चाहिए, क्या ये अप्रोच यूजलेस है या इसको यूज किया जा सकता है। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा, एग्रेसिव अप्रोच बेटा यूजफुल है जब मार्केट में बेटा बूम हो। बूम का मतलब क्या होता है, तेजी हो, कहने का मतलब। हाँ जी बेटा, जब मार्केट में तेजी हो, तेजी बेटा कब बोलते हैं, जब मार्केट में बेटा डिमांड है प्रोडक्ट की, बिजनेसमैन खूब पैसा कमा रहे हैं, तो उसको बेटा हम बूम पीरियड बोलते हैं। जब मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड हो तो आपके लिए बेटा वो क्या है, बूम। तो आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी कंपनी बूम पीरियड में रिस्क लेना पसंद करेगी या रिसेशन में। हाँ जी बेटा, हम जो रिस्क लेना पसंद करेंगे वो बूम पीरियड में रिस्क लेना पसंद करेंगे या मंदी में, रिसेशन में रिस्क लेना पसंद करेंगे, नो डाउट बूम में ही बेटा लेंगे। तो एग्रेसिव अप्रोच क्योंकि रिस्की अप्रोच है, तो रिस्क हमें कब लेना चाहिए, रिस्क बेटा हमें लेना चाहिए बूम। इसलिए हम यही कहेंगे एग्रेसिव अप्रोच इज यूजफुल इन केस ऑफ बूम सिचुएशन।
तो ये बेटा हमारे फर्स्ट अप्रोच कंप्लीट हो गई। अब बेटा हम सेकंड अप्रोच पे आते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए ये बेटा बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस मैं ऑलरेडी आपको दोनों ही बता चुका हूँ। क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, इसको आप रीड कर लेंगे। हाँ जी बेटा, अब बेटा हम बात करने वाले हैं कंजर्वेटिव अप्रोच। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट अप्रोच हमारी कौन सी है? कंजर्वेटिव अप्रोच। हाँ जी बेटा, देखिए कंजर्वेटिव अप्रोच, जिसको बेटा हम रिस्क एवर्स, रिस्क एवर्स का मतलब होता है अवॉइड। ये उन कंपनीज के लिए बेटा बेनिफिशियल है जो रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं। ठीक है जी, यानी कि जो सेफ्टी चाहते हैं। हाँ जी बेटा, ऐसे बिजनेसमैन जो सेफ्टी चाहते हैं, जो रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं, उनके लिए बेटा ये अप्रोच काम करेगी। अब कंजर्वेटिव अप्रोच क्या कहती है, इसको डिस्कस करने के लिए फिर से बेटा हम एक बार एक तरफ बेटा हम अपनी इन्वेस्टमेंट नीड्स को लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स या नीड्स कह लीजिए, और दूसरी तरफ बेटा मैं लिख रहा हूँ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग सोर्स। अब बेटा एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली हमें तीन पर्पज़ के लिए मैंने अभी बताया, एक फिक्स एसेट्स के लिए, एक बेटा हमारी जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल के लिए, और तीसरी हमारे को रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। तो कंजर्वेटिव अप्रोच क्या कहती है? कंजर्वेटिव अप्रोच ये कहती है कि फिक्स एसेट की जो फाइनेंसिंग है वो तो होनी चाहिए लॉन्ग टर्म फंड से। ये बात बेटा तीनों अप्रोचेज में एज इट इज रहेगी। परमानेंट वर्किंग कैपिटल की जो फंडिंग है, हाँ जी बेटा, कंजर्वेटिव अप्रोच कहती है इसको भी लॉन्ग टर्म फंड से कर। और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की जो नीड है, हाँ जी बेटा, इसको ये अप्रोच कहती है कि दो जगह से फुलफिल करो। टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की नीड को कहती है ये अप्रोच कि दो जगह से फुलफिल करो, पार्शली फ्रॉम लॉन्ग टर्म फंड एंड पार्शली फ्रॉम शॉर्ट टर्म फंड। हाँ जी बेटा, तो यहाँ पे फिर मैं बात करता हूँ कि क्या मैचिंग प्रिंसिपल हमारा फॉलो किया जा रहा है। हाँ जी बेटा, अगर मैं बात करूँ कि क्या मैचिंग प्रिंसिपल यहाँ फॉलो हो रहा है, तो बेटा ज़रा चेक करते हैं हम। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि आपकी जो एसेट्स की मैच्योरिटी है और आपके जो सोर्स ऑफ फाइनेंस की जो मैच्योरिटी है वो मैच करनी चाहिए। तो फर्स्ट केस में देखो, फिक्स एसेट की फंडिंग, फिक्स एसेट बेटा लॉन्ग टर्म नीड है, लॉन्ग टर्म नीड की फंडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस से, मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। अगर मैं बात करूं परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ये भी बेटा हमारी लॉन्ग टर्म नीड है, परमानेंट का मतलब लॉन्ग टर्म नीड है, उसको हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस से, यहाँ पे भी मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। यहाँ पे बेटा देखो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल नीड है, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल नीड को हम कहाँ से फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म फाइनेंस से। हाँ जी बेटा, यहाँ पे देखो टेम्परेरी नीड, नीड तो बेटा टेम्परेरी है, और सोर्स हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म। यहाँ पे बेटा प्रॉब्लम है, देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, यहाँ पे बेटा मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा, और यहाँ टेम्परेरी नीड, नीड तो बेटा टेम्परेरी है और फाइनेंस का सोर्स भी टेम्परेरी है, शॉर्ट टर्म, यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? मैचिंग बेटा का अगर मैं ओवरऑल का, अगर ओवरऑल मेरे से पूछा जाए ओवरऑल कंजर्वेटिव अप्रोच में मैचिंग प्रिंसिपल यूज हो रहा है या नहीं, तो हम बोलेंगे नो। हाँ जी बेटा, कंजर्वेटिव अप्रोच में मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है या नहीं किया जाता, तो आप क्या बोलेंगे? नो। एग्रेसिव अप्रोच में मैचिंग प्रिंसिपल यूज होता है पूरी तरह से या नहीं होता, तो आप बोलेंगे नो, वहाँ पर भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओवरऑल, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो मैचिंग प्रिंसिपल नो। ठीक है जी।
अब हमें एनालिसिस करना है कि क्या ये सही है या गलत है। बाकी बेटा सब ठीक है, एक जगह पे मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है, वो प्रॉब्लम वास्तव में है या नहीं है उसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल को यदि कोई बिजनेसमैन या कंपनी या फर्म कहाँ से पूरा करता है, लॉन्ग टर्म फंड से, तो इस बात को हमने एनालाइज करना है कि क्या बिजनेस के लिए ये सही है या गलत है। अब यहाँ पे हाँ जी बेटा, मैं दो चीज़ों की बेटा बात करूँगा, रिस्क की और प्रॉफिटेबिलिटी की। रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है बेटा। और एक फैक्टर हम और ले लेंगे, लिक्विडिटी। तो इन तीनों पैरामीटर्स पे एनालाइज करेंगे। इन तीनों पैरामीटर को बेटा हम एनालाइज करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है बेटा, आपकी नीड तो टेम्परेरी है, आपको जो पैसा चाहिए वो थोड़े समय के लिए चाहिए, टेम्परेरी नीड के लिए। और आपने फंड बेटा ले रखे हैं लॉन्ग पीरियड के लिए। लॉन्ग पीरियड के लिए बेटा यदि आप पैसा उधार लेते हो, लॉन्ग टर्म लोन लेते हो, तो पहली बात रिस्क नहीं है। आपका जो रिस्क था रीफाइनेंस रिस्क, हाँ जी बेटा, हमने बात की थी रीफाइनेंस। रीफाइनेंस क्या होता है, यदि आपका लोन एक्सपायर हो जाए तो एक्सपायर होने के बाद लोन लेने में, आपको नया लोन लेने में दिक्कत आ सकती है। बट क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म लोन पहले से ही लिया हुआ है अपनी टेम्परेरी नीड को फुलफिल करने के लिए, तो क्या बेटा बेटा आपको रीफाइनेंस प्रॉब्लम आने वाली है? रीफाइनेंस की बेटा दिक्कत नहीं आएगी। तो रीफाइनेंस रिस्क बेटा हमारा कम है, यानी कि रीफाइनेंस रिस्क का मतलब ए। दूसरी बात, इंटरेस्ट रिस्क। हाँ जी बेटा, इंटरेस्ट रिस्क का मतलब क्या है, जो फ्लक्चुएशन है इंटरेस्ट रेट में बेटा, जो उतार चढ़ाव आते हैं, क्या उसका रिस्क होगा? लॉन्ग टर्म बेटा, आपने लॉन्ग टर्म फाइनेंस का यूज़ कर रहे हो, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आपने लॉन्ग लोन लिया हुआ है, तो आपका बेटा जो ब्याज का रेट है, इंटरेस्ट का रेट, वो लंबे समय के लिए क्या हो गया, बुक हो गया। आपने अपने इंटरेस्ट रेट को लंबे समय के लिए बुक करवा दिया, ठीक है जी। तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट में कितने मर्जी उतार चढ़ाव आते रहें, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यदि आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड नेचर का है, फ्लक्चुएटिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इंटरेस्ट रिस्क की बात करूँ तो बेटा वो कम है, ठीक है जी, कम है। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है, मान लीजिए आपने लॉन्ग टर्म लोन ले लिया और फ्यूचर में इंटरेस्ट के रेट बेटा क्या हो जाए, डिक्लाइन हो जाए, कम हो जाए, तो आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क है। बट कंपैरेटिव टू, अगर मैं बात करूँ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की तुलना में, तो कम है। तो रीफाइनेंस रिस्क बेटा आपका लोअर है, कम है ही नहीं। इंटरेस्ट रेट रिस्क भी बेटा आपका कम है। तो आपका जो ए प्लस बी है, टोटल रिस्क ए प्लस बी, हाँ जी बेटा, टोटल रिस्क ए प्लस बी, ये भी बेटा ओवरऑल कम होगा, ठीक है जी। और अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, वैसे तो सिंपल सा रूल होता है, अगर रिस्क लो है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होगी, और रिस्क बेटा अगर ज़्यादा है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। बट अगर हम इसको एक दूसरे पहलू से देखें, प्रॉफिटेबिलिटी को, प्रॉफिटेबिलिटी बेटा लोअर होगी, क्यों होगी, ध्यान से सुनिए। प्रॉफिटेबिलिटी कम होने का बेटा कारण ये है, जो हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, वो कॉस्टली होते हैं। कॉस्टली किस वजह से होते हैं, अब उसके पीछे भी दो कारण हैं। पहला कारण, लॉन्ग टर्म फंड्स के केस में आपको बेटा उस पीरियड का भी ब्याज देना पड़ता है जब आपको उन फंड्स की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अननेसेसरी इंटरेस्ट, अनावश्यक रूप से बेटा आपको ब्याज की पेमेंट करनी पड़ती है। एक कारण तो बेटा ये है जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म फंड्स क्या बन जाते हैं, कॉस्टली। दूसरा कारण क्या है, जो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, हालांकि उनका ब्याज का रेट बेटा कम होता है, लॉन्ग टर्म फंड्स का जो ब्याज की दर है उसकी कम होती है कंपैरेटिव टू शॉर्ट टर्म, परंतु क्योंकि इसका ड्यूरेशन ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म लोन का बेटा ड्यूरेशन ज़्यादा है, पीरियड ज़्यादा है, तो ओवरऑल इंटरेस्ट की जो पेमेंट है इसमें ज़्यादा होगी। तो ओवरऑल बेटा ब्याज की पेमेंट जब ज़्यादा करोगे, तो ये लॉन्ग टर्म फंड आपके लिए कैसा साबित हो रहा है, कॉस्टली। कॉस्टली के पीछे बेटा दो रीज़न बताए। एक रीज़न तो मैंने क्या बताया, ओवरऑल इंटरेस्ट आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है, हाई। अच्छा, दूसरा रीज़न, हाँ जी बेटा, दूसरा रीज़न क्या है, आपको अननेसेसरी ब्याज देना पड़ता है। अननेसेसरी ब्याज कौन से पीरियड का, उस पीरियड का
जब आप उस लोन का पैसा यूटिलाइज भी नहीं कर रहे। तो ये दोनों रीज़न लॉन्ग टर्म फाइनेंस को कॉस्टली बनाए थे। और जैसे ही अगर कॉस्ट बढ़ेगी बेटा, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा? हाँ जी बेटा, कॉस्ट बढ़ने से हमारी जो अर्निंग कैपेसिटी है या हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। अब बात करते हैं बेटा लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि आपके पास कैश की अवेलेबिलिटी कितनी है। अब यहाँ देखिए, आपने अपनी टेम्परेरी नीड के लिए बेटा लॉन्ग टर्म फंड लिए हुए हैं। लॉन्ग टर्म फंड का मतलब आपके पास बेटा कैश की अवेलेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश आपके पास भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। अब जब कैश आपके पास अवेलेबल होगा, लॉन्ग टर्म फंड्स आपके पास अवेलेबल होंगे, तो क्या आपके पास जो लिक्विडिटी है बेटा आपकी कैसी होगी? लिक्विडिटी आपकी स्ट्रांग होगी। लिक्विडिटी स्ट्रांग होने का मतलब है कि आप अपनी लायबिलिटीज़ की पेमेंट, आप अपने सप्लायर की पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। आप अपने स्टाफ के जो ऑपरेटिंग खर्चे हैं उनकी पेमेंट आसानी से कर पाओगे। ठीक है जी। तो जो भी आपके रूटीन के खर्चे हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस, उनकी प्रॉब्लम करने में उनकी बेटा पेमेंट करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो लिक्विडिटी स्ट्रांग होने का मतलब है आपकी सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है? स्ट्रांग। तो इस तरीके से बेटा हमने कंजर्वेटिव अप्रोच को भी एनालिसिस कर लिया। तो कंजर्वेटिव अप्रोच को अगर मैं कंक्लूड करूं तो बेटा इसमें प्रॉफिट तो कम है बट रिस्क भी कम है। इसीलिए देखो इसको सुरक्षावादी अप्रोच कहा गया है। इस अप्रोच को बेटा क्या बोला गया? सुरक्षावादी अप्रोच है। सुरक्षावादी क्यों है? क्योंकि बेटा रिस्क कम है। ठीक है जी, रिस्क कम है तो प्रॉफिट भी कम है, इसीलिए इसको। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि ये कंजर्वेटिव अप्रोच कौन सी सिचुएशन में बेनिफिशियल है? ये बेटा बेनिफिशियल है इन केस ऑफ रिसेशन पीरियड। जब मार्केट में बेटा रिसेशन हो, रिसेशन के केस में आपको कंजर्वेटिव अप्रोच को अपनाना चाहिए। रिसेशन का मतलब बेटा क्या होता है? मंदी। जब आपकी आपकी जो सेल है डिक्लाइन हो गई हो, तो उस केस में आपका बेटा कंजर्वेटिव, आप रिस्क लेना कम पसंद करोगे। रिस्क हम कब लेते हैं? बूम पीरियड में। रिसेशन पीरियड में एक बिजनेसमैन सेफ्टी चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि मेरा बिजनेस जो है वो बैंकरप्ट हो जाए, दिवालिया हो जाए। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो फिर कौन सी अप्रोच को इस्तेमाल करना पसंद करेगा? कंजर्वेटिव अप्रोच को। हाँ जी बेटा, अब इसको एग्जाम में लिखना कैसे है उसको बेटा समझते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए ये सब बेटा रीड कर लेना, मैं आपको समझा चुका हूँ। यहाँ से मैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग बेटा किस लिए यूज़ की जाती है? इसमें नॉन करंट एसेट यानी कि फिक्स एसेट्स के लिए, प्लस परमानेंट वर्किंग कैपिटल के लिए, प्लस टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल का पोर्शन। हाँ जी बेटा, और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ये बेटा पोर्शन ऑफ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। इसको बेटा ऐसे भी शो कर सकते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फिक्स एसेट के लिए, और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सारी की सारी परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी बेटा किससे है? लॉन्ग टर्म। और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का यूज़ किस लिए किया जा रहा है? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग बेटा एक तो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल के लिए, और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग टेम्परेरी के लिए। तो सभी जगह मैच्योरिटी मैच हो रही है, सिर्फ एक केस में मैच्योरिटी मैच नहीं हो रही, वो बेटा ये है। यहाँ पे बेटा देखिए, यहाँ लॉन्ग टर्म और ये यहाँ मैच्योरिटी मैच हो रही है, मैचिंग प्रिंसिपल सही है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और परमानेंट वर्किंग कैपिटल यहाँ पे भी मैचिंग हो रही है। यहाँ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग और टेम्परेरी, इन दोनों के बीच में भी बेटा मैचिंग है। ठीक है, यहाँ मैचिंग नहीं है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को बेटा हम कहाँ से कर रहे हैं? टेम्परेरी वर्किंग। यहाँ मैचिंग नहीं हो रही है, तो मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो हमने जो मैटर ऑफ कंसर्न था उसको बेटा हमने डिस्कस कर लिया। मैटर ऑफ कंसर्न बेटा ये वाला है हमारा, तो इसको हमने अभी एनालाइज किया है लास्ट स्लाइड में। चलिए अब इसको ग्राफिकली कैसे शो करना है। हाँ जी बेटा, देखिए अगर मैं बात करूं ग्राफिकली
हमारी जो वर्किंग कैपिटल की जो नीड है उसको आपने देखिए। सबसे पहले बेटा नॉन फिक्स एसेट, फिक्स एसेट्स की फाइनेंसिंग कहाँ से हुई है बेटा? लॉन्ग टर्म। ये एक तरफ फिक्स एसेट है और ये बेटा देखो लॉन्ग टर्म का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन लॉन्ग टर्म फाइनेंस का है अभी तक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परमानेंट वर्किंग कैपिटल है और परमानेंट वर्किंग कैपिटल, और ये बेटा देखो ये अभी लॉन्ग टर्म फाइनेंस ही चल रहा है। देखो ये वाला पोर्शन बेटा कहाँ से, ये किस चीज़ का है? ये है लॉन्ग टर्म फाइनेंस का। तो यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर भी बेटा मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, मैचिंग प्रिंसिपल यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। तो मैचिंग प्रिंसिपल कहाँ फॉलो नहीं हो रहा? तो यहाँ बेटा देखो, यहाँ प्रॉब्लम है। देखो यहाँ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल के बेटा दो टुकड़े बनाए हुए हैं। हाँ जी बेटा, एक टुकड़ा तो ये वाला है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल और एक बेटा ये वाला ऊपर। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल का ये जो टुकड़ा है, जो नीचे वाला, इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है? बिल्कुल सामने देखो इसके, ये लाइन बेटा किस चीज़ की है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस की लाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्किंग कैपिटल तो टेम्परेरी है और फाइनेंसिंग कहाँ से कर रहे हो? लॉन्ग टर्म। तो यहाँ मैच्योरिटी प्रिंसिपल, मैच्योरिटी प्रिंसिपल बेटा अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। और अगर हम ये ऊपर वाले पोर्शन की बात करें, यहाँ बेटा देखो ये टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल और ये कौन सा फाइनेंस का सोर्स है? ये शॉर्ट टर्म सोर्स है। देखो लिखा हुआ है, ये जो सिर्फ ऊपर वाला जो है ये शॉर्ट टर्म सोर्स है। और यहाँ बेटा देखो, यहाँ मैचिंग हो रही है सर, बिल्कुल हो रही है। तो मैचिंग प्रिंसिपल सिर्फ वायलेट कहाँ पर हो रहा है? जहाँ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल को आप किससे फुलफिल कर रहे हो? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म से। ये बेटा लॉन्ग टर्म फाइनेंस का ही पार्ट है, देखो ये लाइन। तो अगर मैं बात करूं तो यही हमारी कंसर्न था भाई, यहाँ पे ये जो हमारा लाइन है, ये लाइन ही हमारा, बाकी सब कुछ ओके है। यहाँ पे जहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा, इसी को हमने डिस्कस किया है, इसी को हमने एनालिसिस किया है। कितने पैरामीटर पे? 3 पैरामीटर पे। एक लिक्विडिटी का पैरामीटर था, एक रिस्क का पैरामीटर था और एक प्रॉफिटेबिलिटी का। तो होप सो बेटा क्लियर है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब बेटा इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बेटा ये रीड कर लीजिएगा, मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ डिटेल में, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जो अलग से मेंशन किया हो। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा आज का लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के अंदर बेटा 100% ये आएगा ही आएगा। अब बेटा बात करते हैं थर्ड अप्रोच की। हाँ जी बेटा, जो थर्ड अप्रोच है बेटा हमारी, वो कौन सी है? सुनिए ध्यान से। थर्ड अप्रोच है बेटा मॉडरेट अप्रोच। इसके बेटा 3 नाम है थर्ड अप्रोच के। हेजिंग अप्रोच, इसको बेटा हेजिंग अप्रोच भी बोल देते हैं, मॉडरेट अप्रोच भी बोल देते हैं, और बेटा इसका एक नाम और है मैचिंग अप्रोच। कंजर्वेटिव और एग्रेसिव में तो बेटा मैचिंग प्रिंसिपल पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा, तो वहाँ पे हम ये कहेंगे कि मैचिंग प्रिंसिपल का वॉयलेशन हो रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है। अब ये जो अप्रोच है बेटा, इस अप्रोच को बेटा बोला जाता है मॉडरेट रिस्क। मॉडरेट का मतलब होता है मीडियम, मॉडरेट का मतलब बेटा क्या है? इसके अंदर मीडियम रिस्क है, मॉडरेट प्रॉफिटेबिलिटी भी मॉडरेट है, या बैलेंस्ड कह सकते हो, बैलेंस्ड प्रॉफिटेबिलिटी, बैलेंस रिस्क, और मॉडरेट ही बेटा इसमें क्या है? लिक्विडिटी। तीनों चीज़ें बेटा मॉडरेट है। इस रिस्क इसलिए इस अप्रोच को बेटा बैलेंस्ड अप्रोच भी बोलते हैं। इसका एक नाम और भी है, बैलेंस्ड अप्रोच। तो इस अप्रोच में बेटा मेन चीज़ क्या है? जो फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट की फंडिंग कहाँ से होगी? लॉन्ग टर्म फंड से। परमानेंट वर्किंग कैपिटल की फंडिंग लॉन्ग टर्म फंड से। और बेटा जो हमारी टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है या सीजनल वर्किंग कैपिटल जिसको आप बोलते हैं इसकी फंडिंग होगी शॉर्ट टर्म फंड से। तो अगर मैं बात करूं कि क्या मैचिंग प्रिंसिपल
हाँ जी बेटा, अगर मैचिंग प्रिंसिपल की बात करें कि क्या मैचिंग प्रिंसिपल यहाँ फॉलो हो रहा है, यस, यहाँ फॉलो हो रहा है, यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है और यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। यहाँ पे बेटा जो मेच्योरिटी ऑफ एसेट्स है और मेच्योरिटी ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ बेटा मैं लिख देता हूँ, एसेट की जो मेच्योरिटी है और फाइनेंसिंग सोर्स की जो मेच्योरिटी है, फाइनेंस सोर्स मेच्योरिटी, दोनों ही बेटा मैच कर रहे हैं। जब ये दोनों मैच कर जाएं तो समझ लेना आप वहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करें, मैचिंग अप्रोच, ठीक है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ कि ओवरऑल क्या मैचिंग फॉलो हो रहा है, यस, ठीक है। जबकि एग्रेसिव और कंजर्वेटिव में ओवरऑल मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाता। तो ये अप्रोच बेटा बेनिफिशियल कब है, हाँ जी बेटा, अगर मैं बात करूँ कब यूज़ करनी चाहिए, जैसे हमने बात किया एग्रेसिव अप्रोच कौन से पीरियड में, बूम पीरियड में। अच्छा, कंजर्वेटिव अप्रोच, ठीक है, एग्रेसिव का मतलब रिस्क हमें कब लेना चाहिए, बूम पीरियड में। कंजर्वेटिव का मतलब जब आप रिस्क को क्या करना चाहते हैं, अवॉइड, रिस्क अवर्स, इसमें तो रिस्क आपने रिस्क टेकिंग अप्रोच। कंजर्वेटिव रिस्क अवर्स है, इसमें क्या करना चाहिए, कब यूज़ करनी चाहिए, ये रिसेशन में, जब मंदी चल रही हो। मंदी में बेटा आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपका बिजनेस इंसॉल्वेंट हो सकता है, बैंकरप्ट हो सकता है। और मॉडरेट अप्रोच कब यूज़ करनी चाहिए, मॉडरेट का मतलब आपको मीडियम अप्रोच, जब बेटा मार्केट में कंडीशंस ना तो बूम वाली हो ना रिसेशन हो, नॉर्मल कंडीशन। हाँ जी बेटा, जब मार्केट में कंडीशंस नॉर्मल चल रही हैं तो आप मॉडरेट अप्रोच का इस्तेमाल करें। तो देखिए इसको लिखना कैसे है बेटा, हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, यहाँ पे ज़रा देखते हैं हम, जो नीचे बेटा हमारा डायग्राम है उसमें ज़रा चेक करो क्या मैचिंग हो रही है। देखो बेटा, लॉन्ग टर्म से फिक्स एसेट मैचिंग हो रही है, मेच्योरिटी। लॉन्ग टर्म से परमानेंट वर्किंग कैपिटल, यहाँ भी बेटा मैचिंग हो रही है। और शॉर्ट टर्म से पूरी की पूरी टेम्परेरी, यहाँ भी बेटा मैचिंग हो रही है। तो यही तो हमने शो करना था। लॉन्ग टर्म के लिए नॉन करंट एसेट प्लस परमानेंट वर्किंग कैपिटल, और शॉर्ट टर्म के लिए बेटा सिर्फ टेम्परेरी। लो जी, हाँ जी बेटा, अब इसको ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे, हाँ जी बेटा, ग्राफिकली इसको इस तरीके से शो करोगे आप एग्जाम में। हाँ जी बेटा, देखिए नॉन करंट एसेट्स, ये बेटा हमारी फिक्स एसेट का पोर्शन है। फिक्स एसेट की फाइनेंसिंग बेटा किससे हो रही है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस से, तो मैचिंग हो रही है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल बेटा जो हमारी परमानेंट नीड है वर्किंग कैपिटल की, वो भी किससे फाइनेंस हो रही है, लॉन्ग टर्म से। यहाँ पे भी बेटा मैचिंग हो रही है, ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल बेटा यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, मैचिंग बेटा यहाँ पर भी हो रही है। और देखो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल सारी की सारी टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल जो है वो कहाँ से फुलफिल हो रही है, शॉर्ट टर्म। यहाँ पे भी बेटा मैचिंग हो रही है, इसीलिए इस रिस्क को, इस अप्रोच को बेटा मॉडरेट अप्रोच बोला जाता है। तो मॉडरेट अप्रोच बेटा क्या है, एक बैलेंस्ड है, ट्रेड ऑफ अप्रोच है। ट्रेड ऑफ का मतलब बैलेंस्ड अप्रोच है बिटवीन एग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव, ठीक है जी। अगर इसको मैं दिखाऊं इस तरीके से एक लाइन बना के, तो एक तरफ तो बेटा यहाँ देखिए इस तरीके से दिखा सकते हो, एग्रेसिव अप्रोच, हाँ जी बेटा, ये कंजर्वेटिव अप्रोच है और ये बेटा बैलेंस्ड। एग्रेसिव अप्रोच का मतलब जहाँ रिस्क ज़्यादा है, लो बेटा रिस्क वाले एरिया को रेड, डेंजर, ठीक है जी, ये रिस्क वाला पोर्शन है। हाँ जी बेटा, कंजर्वेटिव का मतलब बेटा जब रिस्क हो ही ना। लो बेटा, ये हमारा ग्रीन सिग्नल है,
ग्रीन का मतलब जब लो रिस्क है, इसमें तो रिस्क हाई है, यहाँ पे बेटा रिस्क क्या है, कम है। ठीक है जी। और बैलेंस्ड अप्रोच में रिस्क कैसा होगा, रिस्क बेटा मॉडरेट होगा, इसमें सारी चीज़ें मॉडरेट है, इस तरीके से। हाँ जी बेटा, अब आ जाइए कंपैरिजन। अगर बेटा मैं आज के लेक्चर को ओवरऑल ब्रीफ करूं तो उसमें देखो, सबसे पहली बात नेम ऑफ अप्रोच, 3 अप्रोचेज बेटा हमने पढ़ी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हाँ जी बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके बारे में, लॉन्ग टर्म फंड्स बेटा कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं। मैचिंग अप्रोच में लॉन्ग टर्म फंड्स फिक्स एसेट में और टेम्परेरी। कंजर्वेटिव अप्रोच में लॉन्ग टर्म फंड, फिक्स एसेट, परमानेंट वर्किंग कैपिटल और पार्ट ऑफ टेम्परेरी। और एग्रेसिव अप्रोच में लॉन्ग टर्म फंड्स, फिक्स एसेट्स एंड पार्ट ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ऐसे शॉर्ट टर्म फंड्स कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं। मैचिंग अप्रोच में शॉर्ट टर्म फंड्स टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल में, कंजर्वेटिव अप्रोच में शॉर्ट टर्म फंड्स बैलेंस ऑफ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, और एग्रेसिव अप्रोच में बैलेंस ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड एंटायर टेम्परेरी। ये सब कुछ बेटा हम कर चुके हैं। लिक्विडिटी इसमें वेल बैलेंस्ड है। कंजर्वेटिव में लिक्विडिटी हाई है, एग्रेसिव में बेटा लिक्विडिटी क्या है, लो है। प्रॉफिटेबिलिटी इसमें बैलेंस्ड है। कंजर्वेटिव अप्रोच में लो प्रॉफिटेबिलिटी बेटा लो होती है और रिटर्न ज़्यादा होगा। रिटर्न का मतलब बेटा, हाँ जी बेटा, रिस्क बेटा इसमें क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी लो है, लो प्रॉफिटेबिलिटी है तो रिस्क भी क्या होगा, लो, तो रिटर्न भी लो होगा। हाँ जी बेटा, जब प्रॉफिटेबिलिटी लो है तो आपका रिटर्न ऑन एसेट्स वो भी लो है। इसमें हाई रिटर्न क्यों है, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा है। हाँ जी बेटा, रिस्क ज़्यादा होने की वजह से इसमें रिटर्न भी ज़्यादा। इसमें रिस्क क्या था, कम था, जिस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी कम थी। और इकोनॉमिक, कौन सी इकोनॉमिक सिचुएशन में ये बेनिफिशियल है। मैचिंग अप्रोच तो बेटा नॉर्मल सिचुएशन में, कंजर्वेटिव रिसेशन में, और एग्रेसिव अप्रोच बूम सिचुएशन में बेटा बेनिफिशियल। और इस बात को बेटा आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, हाँ जी बेटा, अगर तीनों अप्रोचेस की बेटा अगर हम समरी करें, समरी ऑफ ऑल अप्रोचेस, ऑल द 3 अप्रोचेस, तो जरा बेटा देखो इस टेबल की हेल्प से भी दिखा। शॉर्ट टर्म, यहाँ पे एक तरफ तो बेटा फाइनेंसिंग मेच्योरिटी, दो तरह के सोर्सेज दिखाए हुए हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। एक तरफ बेटा एसेट मेच्योरिटी, एसेट्स भी दो तरह की होती हैं, शॉर्ट टर्म एसेट, टेम्परेरी और लॉन्ग टर्म। ठीक है, परमानेंट में बेटा फिक्स एसेट आ गई और एक परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले बेटा यहाँ देखो, अगर शॉर्ट टर्म एसेट्स है, एसेट शॉर्ट टर्म है और फाइनेंस का सोर्स भी शॉर्ट टर्म है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, मैच कर गया। देखो दोनों मेच्योरिटी मैच कर रही है, एसेट मेच्योरिटी और फाइनेंसिंग मेच्योरिटी दोनों मैच कर रही हो, तो क्या होगा, मॉडरेट रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी। और यहाँ पे बेटा देखो, ये लॉन्ग टर्म क्या है, मेच्योरिटी, लॉन्ग टर्म एसेट, और फाइनेंसिंग भी किससे हो रही है, लॉन्ग, यहाँ पे भी मैचिंग प्रिंसिपल है तो मॉडरेट। तो यहाँ कौन सी अप्रोच यूज हो रही है, यहाँ बेटा हैजिंग अप्रोच, हैजिंग, तो यहाँ भी हैजिंग कह लो या बैलेंस्ड कह लो या मैचिंग। हाँ जी बेटा, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है, शॉर्ट टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म नीड, एसेट्स तो शॉर्ट टर्म है, जैसे आप कह लो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल को आप फाइनेंस कहाँ से कर रहे हो, लॉन्ग टर्म से। अपनी टेम्परेरी नीड को आप लॉन्ग टर्म सोर्स से जब इस्तेमाल करते हो, हाँ जी बेटा, तो वहाँ रिस्क तो क्या है, कम है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होगी। ये बेटा कौन सी अप्रोच है, कंजर्वेटिव। तो यहाँ पर आप सुरक्षा की दृष्टि से देख रहे हो। और हाई रिस्क हाई प्रॉफिटेबिलिटी बेटा कब होगी, जब लॉन्ग टर्म, एसेट्स तो लॉन्ग टर्म हो, इन्वेस्टमेंट तो आप लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, और अपनी लॉन्ग टर्म नीड के लिए आप यूज कौन सा सोर्स कर रहे हैं,
अपनी लॉन्ग टर्म नीड के लिए आप शॉर्ट टर्म सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस केस में बेटा आपका रीफाइनेंस रिस्क बढ़ जाएगा, आपका जो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन का रिस्क वो बढ़ जाएगा, और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, ओवर प्रॉफिटेबिलिटी सॉरी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म फंड्स का यूज़ कर रहे हो, शॉर्ट टर्म फंड्स बेटा चीपर होते हैं, तो ओवरऑल कॉस्ट इनकी कम होती है, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो हाई रिस्क हाई प्रॉफिटेबिलिटी, इसको बेटा क्या कहेंगे? ये कौन सी अप्रोच में कहा गया? एग्रेसिव। हाँ जी बेटा बताइए। तो होप सो बेटा आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इसको बेटा अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यूट्यूब चैनल पे बेटा कमेंट बॉक्स पे कमेंट डालने मत भूलिएगा, बहुत मेहनत लगी है इस लेक्चर को बनाने में। ठीक है जी, चलिए तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं। बाय बाय।